ओस्लो की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और जिंदगी में हार जाओ सब कुछ पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की शानदार, जानदार और धमाकेदार श्रृंखला में। आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें हम प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और चैप्टर्स वाइज में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, जो सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके अभी तक मैं 4 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और आज हम मेटल और नॉन मेटल के इस टॉपिक से पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसे हम मॉक 20 के रूप में पढ़ने वाले हैं। इसके 20 क्वेश्चन ये मॉक के फॉर्म में रहेंगे, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, और आने वाली सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न संभावित बनेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की लास्ट जो मॉक 19 था उसके होमवर्क प्रश्न से, जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को यहां पर दिखाया गया है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। यह प्रश्न आप लोगों को मैंने यहां पर दिया था कि कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। ऑप्शन यहां पर दिया गया कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और इनमें से कोई नहीं। देखिए, नॉन मेटल विशेष में आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि नॉन मेटल में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती, पर यहां अपवाद के रूप में आपको आयोडीन याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसी अधातु मानी जाती है, आयोडीन एक ऐसी अधातु मानी जाती है जो चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को यहां पर चूज करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी इसका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जिसका संकेत होता है आई, यानी इसका ऑप्शन सी सही होना है। आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। तो यहाँ आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, घेंगा रोग होता है, आप सभी को इसकी जानकारी भी होगी। घेंगा रोग किसकी कमी से होगा? तो आयोडीन की कमी से, जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है वहां ये रोग होता है। तो अधातु होते हुए भी चमकीली जो अधातु है इसका नाम है आयोडीन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग इसके पहले प्रश्न के साथ में। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इनमें से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती, यहां पर आपसे पूछा गया है। यानी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेटल है डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन है जो ठंडे और जल। अगर हम लोग रिएक्टिव सीरीज की बात करें, सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं रिएक्टिव सीरीज, तो सक्रियता श्रेणी आप लोगों को ध्यान से समझना है कि यहां सबसे ऊपर पोटेशियम को हम लोग रखते हैं, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार कुछ मेटल आती है। पूछा गया है कि इनमें से कौन। अगर हम लोग पोटेशियम और सोडियम की बात करें, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो यहां ये दोनों धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। इसका मतलब यह ठंडे गर्म और भाप के साथ में आसानी से रिएक्ट करेगी। देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है वह ठंडे गर्म और भाप के साथ आसानी से क्रिया कर सकती है। इसका सही जवाब हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है वह ठंडे जल से आसानी से क्रिया नहीं करता, इसे गर्म जल और भाप के साथ में यह आसानी से क्रिया करेगा। परंतु जब हम लोग इसी श्रेणी में नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम एक ऐसी धातु मानी जाएगी जो ठंडे और गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करती, परंतु यह भाप के साथ में क्रिया करता है। यानी स्टीम के साथ में यह इजीली रिएक्ट करेगा, पर यह ठंडे और गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करेगा। तो सही जवाब यहां पर मैग्नीशियम को हम लोग देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहां पर पूछा जा सकता है कि पोटेशियम और सोडियम है वो ठंडे गर्म और भाप से क्रिया कर सकता है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल के अंतर्गत आते हैं। वही इस श्रेणी में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी जो होती है धातुओं की वह कम होती चली जाती है। तो चलिए इसका सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। सभी आज के सेशन के टॉप 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाएंगे। पूछा गया है खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी होते हैं? अगर हम लोग कुकिंग यूटेंसिल की बात करें तो यहां पर एल्यूमिनियम का कौन सा प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि हम लोग खाना पकाने के बर्तन में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें उच्च ऊष्मीय चालकता होती है, क्या इसमें उच्च विद्युत चालकता, यानी कि इसमें अगर हम देखें हाई थर्मल कंडक्टिविटी या हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
या फिर यहां पर दिया गया है डक्टिलिटी या तन्यता का गुण, या उच्च गलनांक यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये चार ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर को चूज करना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। यहां पहला ऑप्शन है इसका फर्स्ट और थर्ड। अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो डियर स्टूडेंट, अगर खाना पकाने वाले बर्तनों में हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है उष्मा, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोई धातु अच्छी उष्मीय चालकता शो कर रही है तो उसका उपयोग हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन में आराम से कर सकते हैं। क्या विद्युत चालकता होगी तो यहां पर यह तो रॉन्ग आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि विद्युत चालकता में अगर हम लोग बात करें तो चांदी सर्व उत्तम आती है, यानी कि सबसे उच्च विद्युत चालकता किसकी होती है? चांदी की। तो किस गुण के कारण? तो पहला गुण हम लोगों को यहां पर मिल चुका है। अगला है यहां पर तन्यता। तो तन्यता, अगर हम लोगों ने ज्यादा इस बर्तन को गर्म किया तो तन्यता का गुण होता है यानी तारों के रूप में खींचना, तो इस गुण का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। वही यहां पर दिया गया है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको समझना है कि अगर यहां पर हम लोगों ने से अधिक तापमान पर कुछ खाने होते हैं जिन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें उबालने के लिए या पकाने के लिए, तो अगर हम लोगों ने इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर इसको दिया तो उस वक्त ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो खाना पकाने के लिए बर्तन जो होते हैं उसके अंदर दो नेचर हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक उच्च उष्मीय चालकता और एक उच्च गलनांक, यानी इसका सही जवाब होगा फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ आपको कहां देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यानपूर्वक यहां पर देखना है। फर्स्ट और फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है आप लोगों के लिए। तो यहां इस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि इस प्रकार के जब प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो काफी बच्चे इनको रॉन्ग करके भी एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 3 वाला क्वेश्चन। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। आप सभी को पता होगा कि मेटल को अगर रिएक्ट करवाते हैं हम लोग किसके साथ में? किसके साथ में? अम्लों के साथ में। तो यहां लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इनमें से कौन सा अम्ल है जो धातु जो मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? इसका आपको मीनिंग समझना है इस क्वेश्चन का कि सामान्यतः सभी धातुएं अम्लों के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, पर ऐसा कौन सा एसिड है जो अम्लों से क्रिया करके, ऐसा कौन सा एसिड है जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? यहां ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। H2SO4 यहां पर पूछा गया, तो H2SO4 के साथ में यहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहां इसका आंसर नहीं होगा। HCl भी इजीली अगर हम लोग देखें तो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग HNO3 की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो करेगा, परंतु यहां पर HNO3 में जो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो वापस इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O का निर्माण करेंगे, यानी कि जल का निर्माण कर लेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा अम्ल माना जाता है जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। तो क्या आप लोगों को यहां पर यह क्वेश्चन समझ में आ गया है? आप सभी ने यह पढ़ा है कि धातुएं किसके साथ में? अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, परंतु यहां पर HNO3 एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऐसे यूनिक क्वेश्चन है जो काफी लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्स में भी इनका आना तय है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आज के सेशन का। पूछा गया है कि इनमें से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है, यानी यहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इनमें से नहीं है, वो आप लोगों को यहां पर सर्च करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर KCl, यहां पर पोटेशियम क्लोराइड है, यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और CCl3 है, CCl4 है, यानी कि यहां पर दिया गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और एक दिया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि आयनिक यौगिक जिनमें आयनिक बंध नहीं होगा। देखिए आयनिक बंध का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में। आयनिक यौगिक कौन होते हैं? यानी एक यह बंध धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्डिंग होगी, मेटल अगर नॉन मेटल से रिएक्ट करे या मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेट या फिर शेयरिंग हुआ है तो उन्हें हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अब आप लोग यहां पर 4 जो ऑप्शन है इसमें से आंसर को सर्च करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहां पर पहला नाम मेटल देखना है और सेकंड नेम को नॉन मेटल देखना है। तो आप देखिए कि क्या पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर इसमें आयनिक कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। क्या हाइड्रोजन एक मेटल है?
तो हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, एक नॉन मेटल है। क्या क्लोरीन एक मेटल है? तो नहीं है, यानी यहां पर नॉन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अगर हम लोग CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, इसलिए यहां पर भी आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और अगर NaCl की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो तो इस प्रकार की बॉन्डिंग क्या कहलाती है? तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक यौगिक। केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के नाम से ही जानते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि किसमें नहीं है आयनिक यौगिक, तो आपके पास में सेकंड और थर्ड ऑप्शन बचता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर बी पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किस प्रकार इनके आंसर को सर्च करना है आप लोगों को मैं यहां पर सिखा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में लंबे समय तक है ना उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यदि लंबे समय तक अगर वायु में चांदी है तो वह काली हो जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो आप लोगों को यह बताना है कि चांदी में ये जो कालापन आता है वायुमंडल में, ये किसकी वजह से आता है, इसका जवाब आपको देना है। तो कौन सा कंपाउंड है जो यहां पर बनेगा? क्या यहां पर सिल्वर नाइट्राइड बनेगा, या पर Ag2O बना है, या Ag2S, या फिर Ag2S और AgN? यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी रिएक्ट करेगी सल्फर से। अगर आप H2S गैस का नाम सुना हो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि चांदी जो होगी सल्फर से क्रिया करके H2S गैस बनाएगी, यानी Ag2S गैस, जिसे हम लोग सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? सिल्वर सल्फाइड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और सिल्वर सल्फाइड जैसे ही बनता है, चांदी का कलर कैसा हो जाता है? काला। तो आपको ध्यान रखना है कि चांदी लंबे समय तक वायुमंडल में रहकर काली हो जाती है। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 को। 6th क्वेश्चन क्या है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करें सभी। पूछा गया है यहां पर आप लोगों से कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त कर लेता है, यानी कॉपर का हरा होना यहां पर पूछा गया है। यह किसके निर्माण के द्वारा होता है? देखिए यहां थोड़ा सा ये ऐड हो गया है, आप लोगों को समझना है। पूरा क्वेश्चन का अगर मीनिंग देखें तो कॉपर अगर लंबे समय तक वायुमंडल में है तो यहां ये हरे रंग की परत जो है अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि यहां क्यों ऐसा होगा, कौन सा कंपाउंड बनता है, तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि जो कॉपर होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? तो यहां निर्माण करेगा कॉपर कार्बोनेट का। किसका निर्माण करेगा? कॉपर कार्बोनेट का। यानी आपको यहां पर कॉपर कार्बोनेट समझना है। कॉपर कार्बोनेट है ऑप्शन नंबर बी पर CuCO3। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला होता है और इसी कंपाउंड के बनने की वजह से कॉपर पर हरे रंग की परत आ जाती है। आपने देखा होगा कि घरों में अगर तांबे के बर्तन हैं तो उनमें लंबे समय के बाद में हरापन आ जाता है, और यह हरापन कॉपर कार्बोनेट की वजह से आता है। हमने सिल्वर को देखा तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जिसकी वजह से चांदी काली हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड है ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पूछा गया है कि सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, पर इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो चमकीली है, अधातु है जो चमकीली है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कट हो चुका है। आपको ये समझना है कि यहाँ जो जनरली नॉन मेटल होती है वो साइनी नहीं होती, बट इनमें से कौन सी ऐसी मेटल नॉन मेटल है जो आपको साइन करती हुई दिखाई देखने को मिलेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या सल्फर चमकदार होगा, चांदी चमकदार होगी, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। देखिए अपवाद के रूप में आपको एक एग्जाम्पल जो हमेशा ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 53 आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में मिल सकती है, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो जितनी भी नॉन मेटल होती है वो सारी गैसेस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है। लिक्विड में आपको ब्रोमीन का नाम आप सभी जानते हैं,
वही अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी सॉलिड नॉन मेटल कौन है, तो अगर यहां पर एग्जाम में पूछा जाए तो सॉलिड नॉन मेटल कौन होने वाला है, आयोडीन। सॉलिड नॉन मेटल आयोडीन को हम लोग कहेंगे। सही जवाब इस प्रश्न के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने है। आप लोगों को यहां पर समझना है कि एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील भी है और वायु में खुला नहीं रखा जाता और यह जल के साथ में प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो इनमें से कौन सी धातु है उसे पहचानना है। देखिए इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें आप लोगों को बताई गई है एक धातु का नेचर, और पूछा गया है कि यह वायु में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती, यह अति क्रियाशील धातु है और जब जल के अंदर इसको डाला जाता है तो जल में भी यह उष्मा को देती है या जल के अंदर भी इसे नहीं रख सकते। तो आपके दिमाग में एक धातु का नाम आया होगा और इसका नाम है सोडियम। सोडियम को हम केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि यह अति क्रियाशील धातु की श्रेणी में आने वाली मेटल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होना है जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चाकू की सहायता से आसानी से काटी जाने वाली और अत्यधिक क्रियाशील वायु में खुली नहीं रखने वाली। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। आपको ध्यान से समझना है कि मिश्र धातु या एलॉय एक धातु अथवा एक अधातु के साथ में समांगी मिश्रण होता है। देखिए लास्ट सेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो यह पूछा गया था कि जो मिश्र धातु होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा यानी 2 एंड मोर मेटल और नॉन मेटल को हम लोग आपस में रिएक्ट करवाते हैं या फिर इनको मिश्रित करते हैं या मिला देते हैं, किस प्रकार का ये सॉल्यूशन होता है। तो आपको देखना है कि इसे हम लोग होमोजेनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं या समांगी मिश्रण के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पूछा गया कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु है उसके अवयवों में एक अधातु रहती है। आपको बताना है कि यहाँ एक ऐसी एलॉय है या मिश्र धातु है जिसमें एक कोई मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी, ये आपको बताना है। चलिए तो हमें सभी के अवयवों को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें पीतल, तो पीतल किस किस से बना होता है, पीतल की मिश्र धातुओं के नाम बताइए। तो आप लोगों के माइंड में यहां पर एक बात आ रही होगी, काफी महत्वपूर्ण है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर और जस्ते से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। कांसा की बात करें तो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है कांसा। अगर हम लोग अमलगम की बात करें तो अमलगम किसकी मिश्र धातु होती है, तो अगर पारे के साथ में कोई अन्य मेटल यहां पर मिल जाए तो उसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। वही अगर हम स्टील या इस्पात की बात करें तो आयरन के साथ में जब कार्बन मिल जाता है, देखिए यहां पर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, बाकी आप सभी एग्जाम्पल देखिएगा इसको छोड़कर, तो रिमेनिंग एग्जाम्पल में आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी मेटल है, पर यहाँ ऑप्शन नंबर डी स्टील के अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सही जवाब इस प्रश्न के लिए होना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टील इसका सही जवाब है, जिसमें एक मिश्र धातु में अवयव में एक अधातु रखती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, पर इन्हें पूछने का जो तरीका है एग्जाम्स का वो इस प्रकार रहता है कि आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करें ताकि आप इसे रॉन्ग टिक करें और घर आ जाए। तो आप लोगों को ध्यान से रखना है, आप लोगों को थोड़ा विवेक से समझना है, हर चीज को थोड़ा समय देना है, बिना चारों ऑप्शन पढ़े हुए कभी भी आंसर को टिक नहीं लगाना है। ये आदतें आपको सुधारनी होगी, तब जाकर हम हमारे एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। चलिए तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसे आप लोगों को समझना है कि मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम के लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो इनमें से आप लोगों को चुनना है। पूछा गया है कि क्या यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। तो आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो यह एक ऑक्साइड बनाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद अवक्षेप देकर जलता है, यानी कि वाइट प्रोडक्ट, और इसे आप लोग क्रैकर्स में देख सकते हैं। क्रैकर्स में जो सफेद धुआं होता है, जो उजाला होता है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण ही होता है। ये आप लोगों को समझना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, तो यहां तो ये सही स्टेटमेंट होगा। अगर बी स्टेटमेंट को देखें तो यह ठंडे जल से अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने देखा था
कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती और ना ही गर्म जल के साथ, क्योंकि ये तो भाप के साथ क्रिया करती है। तो यहाँ ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाने वाला है। यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल बना सकती है। वही अगर हम बात करें तो यह भाप के साथ क्रिया करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका अलग आंसर हो जाएगा। ठंडे जल के साथ अगर हम देखें मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी 10 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब होगा एल्केलाइन ऑक्साइड का निर्माण कौन करेगी? मेटल। तो इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होगा? उभयधर्मी ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जो अम्लीय और क्षारीय यानी उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं या अम्लीय और क्षारीय दोनों के नेचर को प्रकट करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक मटेरियल के एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर आप लोगों ने जिंक ऑक्साइड का नाम सुना होगा ZnO, और ZnO एक एम्फोटेरिक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं Al2O3 की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो यहां भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक कंपाउंड माना जाता है। पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड माना जाता है। पानी को आप ना एसिडिक बोल सकते हैं ना ही बेस बोल सकते हैं, क्योंकि पानी एक प्रकार का एम्फोटेरिक मटेरियल है, क्योंकि ये H+ और OH- दोनों आयन को प्रोवाइड करता है। इसलिए ये 3 एग्जाम्पल जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कौन एम्फोटेरिक है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा हमारे लिए। इस प्रकार आप लोगों को आंसर चूज करना है, ताकि कुछ आपको जब एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो आप लोग इसके एलिमेंट या इसके जो कंपोनेंट होते हैं उन पर आसानी से जा सकते हैं। तो हर चीज को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होता है, और वही कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम्स में किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए हमारी मदद करता है। तो इसलिए पढ़ते रहें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य अधातुएं विद्युत के चालक नहीं होते, यानी अगर हम लोग देखें तो जनरली नॉन मेटल और नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? देखिए अधातुएं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है, परंतु आपको एक ऐसे नॉन मेटल बताना है कि जो नॉन मेटल होते हुए भी सुचालक मानी जाती है। तो क्या यह हीरा होगा, ग्रेफाइट, सल्फर या फ्लोरीन? आप सभी ने इसका जवाब आपको आता है कि ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है, अपवाद है ये। और ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए, क्योंकि ये कार्बन का अपरूप मानी जाती है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, अपरूप अधातु होते हुए भी यह विद्युत और उष्मा के सुचालक होते। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट के द्वारा ही लेड पेंसिल का निर्माण करवाया जाता है। तो लेड पेंसिल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ग्रेफाइट के द्वारा ही होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। आप लोगों को ध्यान से समझना है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। आप लोगों ने कई प्रकार के वायर देखे होंगे, और उन वायर में ऊपर एक कवर होता है जो बैड कंडक्टर होता है। तो यहां पूछा गया है कि सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है? तो अगर एग्जाम में हम लोग पूछे तो यहां पूछा गया है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल ऑन द इलेक्ट्रिक वायर, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में जो कवर होता है उस कवर के बारे में पूछा गया है। तो कॉमनली यूज्ड सबस्टांस, इसके लिए कौन सा सबस्टांस यूज करते हैं? क्या सल्फर के बने होते हैं? ग्रेफाइट। यहां पर एक टर्म दिया गया PVC, जिसका फुल नेम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए पीवीसी क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक प्रकार का पॉलीमर माना जाता है, एक प्रकार का पॉलीमर यह माना जाता है। अगर हम लोग इसके मोनोमर यूनिट की बात करें, मोनोमर यूनिट का मतलब होगा यह बना किससे है? तो यह बना होता है VC से, यानी विनाइल क्लोराइड से। अगर हम लोग इसकी मोनोमर यूनिट की बात करते हैं तो विनाइल क्लोराइड से मिलकर इसका निर्माण होता है। अगर विनाइल क्लोराइड को हम लोग डिस्कस करें तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हम लोग एक अलग इकाई की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में यहां एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके क्लोरीन आ जाता है। यह मोनोमर यूनिट हो जाएगा। मोनोमर यानी कि ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। अगर हमें इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl
है ना, और यहाँ हमारा जो एन है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इनको हम लोग समझेंगे आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ ये एकलक इकाई हो गई और ये बहुलक इकाई हो गई, इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो डियर स्टूडेंट, ये काफी महत्वपूर्ण बहुलक माना जाता है, जिससे हम हमारे डेली लाइफ के कितने ही जो आइटम्स होते हैं वो इससे बनाते हैं। जैसे पीवीसी से पाइप का निर्माण भी किया जा सकता है, और भी कई प्रकार की जो सामग्रियां है वो पीवीसी से निर्माण होती है। तो यहाँ जो ऊपर के कवरिंग होता है वो पीवीसी, क्योंकि यहाँ एक इंसुलेटिंग मटेरियल माना जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इस वजह से वहां पर हम लोग कवर का यूज करते हैं। तो सही जवाब है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में जरूर देता हूं। आपने अगर इन्हें अपने नोट्स में लिख लिया और एग्जाम्स के समय आप लोगों ने इनका रिवीजन कर लिया, तो यकीन मानिएगा डियर कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स के बाहर इस चैप्टर से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से मैं निकाल कर लेकर आ रहा हूं, और ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपको इसका पता एग्जाम्स में जरूर लगेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही है? क्या इसमें पहला दिया गया अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड जो है वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, न कि क्षारीय प्रकृति के। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि यहां पर पूछा गया ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, यानी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होती है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। ऑप्शन मैंने कहा है कि आपको भले ही आंसर मिल जाए पर आपको 4 ऑप्शन जरूर पढ़ लेना है, ये आदत आप लोगों को डालना है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी विकल्प सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास केवल एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है बी वाला स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, यानी अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं। तो सही जवाब 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 आप समझ लीजिए कि पूछा गया है कि यहां पर कोरेंडम एंड क्रायोलाइट्स आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कोरेंडम और क्रायोलाइट इनमें से कौन सी धातुओं के अयस्क है, आपको इसका जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है यहां पर चांदी, आयरन, एल्यूमिनियम और टिन। देखिए आप लोगों ने क्रायोलाइट अभी नहीं पढ़ा होगा, बट आप लोगों को ध्यान रखना है जो कोरेंडम है, अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में एक मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका नाम है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है वो होता है Al2O3.2H2, यह फार्मूला होता है बॉक्साइट का। अगर हम लोग यहां से कोरेंडम को देखें तो कोरेंडम भी एल्यूमिनियम का एक अयस्क माना जाता है, और इसका फार्मूला आपको यहां से ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रो जो वाटर है इसको रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ Al2O3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, Al2O3 यानी कोरेंडम। तो कोरेंडम और आपको साथ में ध्यान रखना है क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट जो और कोरेंडम है ये दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को चांदी, लोहा, टीन, एल्यूमिनियम इन सभी के अयस्कों को बहुत अच्छे से टारगेट करना है, क्योंकि एग्जाम्स में अयस्कों की जानकारी जरूर पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जर्मन सिल्वर का प्रमुख घटक माना जाता है। मॉक 19 में आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, मैंने जर्मन सिल्वर को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्टली मॉक 20 पर आ गए हो या मेटल नॉन मेटल का मॉक 20 पढ़ रहे हैं, तो मेटल नॉन मेटल मॉक 15 से स्टार्ट हुआ है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप शुरुआत से इसके सभी पार्ट को देखते हुए आइए, तो आपको वहां से बेसिक टू एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको सारे सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत से इन मॉक्स को स्टडी करना है, ताकि आपको धीरे धीरे सारे मॉक समझ में आने लगे। यहां पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर का प्रमुख घटक क्या होगा। तो जर्मन सिल्वर अगर हम लोग देखें तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जस्ता और निकल। आपको यहां पर इसके कंपोजिशन को समझना है कि कॉपर, जस्ता और निकल से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, सिल्वर का परसेंटेज 0% होगा, यह आपको ध्यान रखना है।
तो क्या यहाँ पर टीन तांबा, देखिए आपको इनमें से क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर तांबा, यानी इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट या मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर होगा उसको हम लोग कॉपर के नाम से जानेंगे। तो कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर की मात्रा भी यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार आप लोगों को यहां पर ये प्रश्न को समझना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफी फेमस क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम्स के लिए। इनमें से कौन सा जो खनिज है वो आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के, यदि फायरवर्क अगर हम लोग देखें या क्रैकर्स को जब हम जलाते हैं तो उन क्रैकर्स में जो हरा रंग होता है वो किस धातु की वजह से होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं और वो ये है कि पटाखों में अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं, जब हम लोग क्रैकर जलाते हैं तो इनमें जो कलराइजेशन होता है उस कलराइजेशन के लिए मेटल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि इनमें विशेष प्रकार के कुछ मेटल के कंपोनेंट होते हैं और इन कंपाउंड की वजह से ही मेटल जो क्रैकर होते हैं उनके अंदर या फायरवर्क जो होगा उसके अंदर कलराइजेशन होता है। तो यहां पूछा गया हरा रंग किसकी वजह से होगा, तो हरे रंग के लिए जिम्मेदार एक मेटल मानी जाती है जिसका नाम है बेरियम। चलिए ऑप्शन में इसको हम लोग देख लेते हैं। बेरियम ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो पटाखों में हरा रंग किसकी वजह से होगा, तो पटाखों में हरा रंग बेरियम की वजह से होगा। अगर एग्जाम में आता है कि पटाखों में लाल रंग के प्रमुख कारण क्या होगा, लाल रंग किसके कारण होगा, तो यहाँ एक धातु आती है जिसका नाम है स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम नाम की मेटल है जो पटाखों में लाल रंग प्रोवाइड करवाती है। वही अगर हम लोग आगे देखें पटाखों में पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो पटाखों में पीला रंग सोडियम के कारण होगा, सोडियम के कारण होगा। अगर हम लोग देखें कि पटाखों में नीला रंग किसकी वजह से होगा, तो पटाखों में नीला रंग कॉपर कंपाउंड यानी कि तांबे की वजह से होता है, तांबे की वजह से होता है। देखिए अलग अलग प्रकार की जो मेटल है वो पटाखों में अलग अलग प्रकार के जो रंग है उनका निर्माण करती है। तो इस प्रकार पटाखों के रंग आप लोगों को समझ में आने चाहिए, हरा रंग बेरियम, लाल रंग स्ट्रोंसियम, पीला रंग सोडियम और नीला रंग कॉपर की वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जवाब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है कि इनमें से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, यानी आप सभी को इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। लाफिंग गैस किसको कहेंगे, तो यहां पर आप फॉर्मूला देख लीजिएगा कि यहां पर NO दिया गया है, N2O5 दिया गया है। कई स्टूडेंट्स को इसके फॉर्मूले नहीं पता है, ये पता है कि सर नाइट्रस ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा है पर हमें फार्मूला नहीं पता है। तो देख लीजिए इतने सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको हर चीज को बहुत ही डिटेल जाके पढ़ना है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। अगर हम लोग N2O की बात करें तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है और इसे ही हम लोग हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं, हंसाने वाली गैस। चलिए तो आपको कमेंट बॉक्स अभी जस्ट ओपन करना है और आपको एक होमवर्क में जो देके जा रहा हूं आप लोगों को बताना है कि यहां किस गैस को टीयर गैस के नाम से जानते हैं, अश्रु गैस। आपको बताना है अश्रु गैस किसे कहेंगे, आपको बताना है मस्टर्ड गैस किसे कहा जाता है, मस्टर्ड गैस किसे कहा जाता है, यानी इस गैस से सरसों की सुगंध आती है, आप लोगों को बताना है मस्टर्ड गैस किसे कहा जाता है। तो 2 प्रश्न का जवाब विद फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है। मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, आप लोगों को जवाब बहुत अच्छे से देना है। चलिए तो हम लोगों ने सही जवाब देखा N2O, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 समझ लेते हैं कि इनमें से किसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा संवेदनाहारी को हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जो बेहोश करने की दवाइयां होती है उन्हें एनेस्थेटिक दवाइयों के नाम से हम लोग जानते हैं, जो संवेदनाहारी होती है के रूप में, विकल्प के रूप में दिया गया। यानी किसका उपयोग हम लोग अगर दंत चिकित्सक की बात करें, जो डेंटिस्ट होते हैं उनका एज ए सब्सटीट्यूट यूज करेंगे फॉर एनेस्थेटिक, यानी कि उनमें संवेदनहारी के रूप में। तो यहां विकल्प के रूप में दिया गया ऑक्सीजन का उपयोग, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जिसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में N2O के फॉर्म में पढ़ा, या लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस, या यहां पर दिया गया है क्लोरीन गैस। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझना है, N2O को हम लॉफिंग गैस तो कहते ही हैं, साथ ही साथ जो N2O होता है इसे संवेदनाहारी या फिर एनेस्थेटिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार की एनेस्थेटिक गैस भी होती है। डेंटिस्ट लोग इसका उपयोग जो होते हैं किस हेतु करते हैं, एनेस्थीसिया देने के लिए, यानी कि एनेस्थेटिक दवाई के रूप में इसका यूज करते हैं कि अगर दांतों से संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो वहां दर्द को कम करने के लिए
कुछ समय के लिए उसे संवेदना को लुप्त कर दिया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक ऐसी गैस मानी जाएगी जो एनेस्थेटिक गैस का काम भी करती है। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम जरूर सुना होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवा होती है, बेहोश करने की दवा होती है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, बेहोश करने की यह दवा मानी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लिया। अब अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, जिसका जवाब आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहले तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि विच गैस कम्स आउट व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। आप सभी को पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लिखना है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, और साथ ही साथ इस प्रश्न का जवाब भी देना है कि ब्लीचिंग पाउडर में अगर पानी मिला दिया जाए तो कौन सी गैस है जो निकलेगी, यानी कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन और क्लोरीन। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रोसेस है, यहां पर एक प्रोसेस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लीचिंग प्रोसेस, विरंजन क्रिया। तो इस विरंजन क्रिया का जवाब भी आप मुझे दे दीजिएगा। सभी का जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विरंजन क्रिया या ब्लीचिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन जो हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन को देखा है, तो मेटल नॉन मेटल हम लोगों ने कंप्लीट किया, और मेटल नॉन मेटल के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किए आप लोगों से। तो हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होने वाला है एसिड और बेस, यानी मैं जो अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अम्ल व क्षार, एसिड और बेस। आप बहुत अच्छे से इसका थ्योरी कवर करें, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन को मैं आपको करवाने वाला हूं, जो मॉक 21 से लेकर 25 तक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं, और एग्जाम्स आप लोगों की यहाँ से निकलना तय है, क्योंकि आप इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से चलने दें, क्योंकि एग्जाम सभी आने वाली है, आप लोगों को पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।